हेलो थ्रियन फैमिली। तो ये एपिसोड हमारा लीवर्थ का होगा और इसके बाद फ्लेम एम्परर का वीडियो आएगा। आप में से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर मैंने कहा है तो आएगा। और हाँ, इस वीडियो को बहुत लाइक करिएगा क्योंकि इसमें जियोन ऑक्शन हाउस को ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जियोयान और बाकी सभी लोग ऑक्शन हाउस के अंदर इंटर हो चुके थे। साथ ही साथ जियोयान ने और ओल्ड सॉन्ग और लियोजिन ने मिलकर म्यूहान को भी एक रूम में कैद कर दिया था, मतलब कि वो स्पिरिचुअल पावर से किसी चीज को स्कैन ना कर पाए। साथ ही साथ नीलामी भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये एपिसोड अब जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्ट होने से पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट भी कर दो। और अभी तक लाइक नहीं है क्या ना, तो लाइक कर दो। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे ऑप्शन हाउस में पहले ही कुछ चीजों को बेच दिया गया था और ब्रदर सॉन्ग यहाँ पे अगली चीज को प्रेजेंट करने वाले थे। तभी सॉन्ग ब्रदर कहते हैं, मैं अब जिस चीज को यहाँ पे आप सभी लोग के सामने लाने वाला हूँ वो स्केललेस फ्रूट से 10 टाइम ज्यादा महंगा है। तो आप लोगों को ये चीज जरूर पसंद आएगी और आपको इसके लिए बोली जरूर लगानी चाहिए। आप इसके लिए सामान्य कीमत की किसी चीज के साथ भी इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इस टाइम पे जो ऑक्शन हाउस का माहौल होता है वो पहले ही काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। हालांकि अभी भी जोयान के नॉर्मल ही चीजों को बेचा गया था, लेकिन फिर भी वो चीजें काफी ज्यादा प्रीसियस थी। यहाँ राइटर ने बताया नहीं है कि क्या बेचा है उसने, नहीं तो आप लोग लड़ने लगो मुझसे कि स्किप कर दिया स्किप कर दिया। आप सब लोग जानते हैं ना, चाइनीज राइटर है और ऊपर से नशा भी चाइनीज। आसपास के लोग अभी तक काफी ज्यादा एरोगेंट और एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे थे और वो नाराज भी हो रहे थे कि अब तक ब्रदर सॉन्ग ने कोई आइटम निकाला क्यों नहीं है। तभी ब्रदर सॉन्ग भी स्माइल करते हुए कहते हैं, ठीक है ठीक है। और इसके बाद वो जियान की स्टोरेज रिंग से तुरंत ही एक बॉक्स को निकालते हैं। उस बॉक्स को निकालने के बाद ब्रदर सॉन्ग कहते हैं कि जो मैं ये निकाल रहा हूँ चीज, ये ना तो कोई नेचुरल ट्रेजर है और ना ही कोई स्टील का वेपन है। हालांकि जैसा मैंने आपको कहा था कि इसकी कीमत पिछली वाली की कीमत से काफी ज्यादा है। हालांकि इस टाइम पे जो भीड़ होती है वो काफी ज्यादा नाराज हो रही होती है क्योंकि वो बार बार चीजों को सस्पेंस पे लगा रहे थे। तभी ब्रदर सॉन्ग तुरंत ही उस लकड़ी के बॉक्स को ओपन करते हैं और धीरे धीरे उस बॉक्स को सभी की तरफ दिखाते हुए कहते हैं, ये है लो लेवल ह्यूमन टायर टेक कल्टीवेशन टेक्निक, विशलिंग विंड टेक्निक। जैसे ही ब्रदर सॉन्ग इतना कहते हैं तो सभी लोग जो कि उस ऑक्शन हाउस के अंदर थे तुरंत ही ब्रदर सॉन्ग की तरफ देखने लगते हैं। इस टाइम पे तो काफी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई इतनी ज्यादा कीमती और प्रीसियस डू टेक्निक को यहाँ पे बोली के लिए लाएगा। मैन क्लास कल्टीवेशन टेक्निक, यहाँ पे सभी लोग हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर होते हैं और उन्हें इसकी कीमत पता थी क्योंकि यहाँ पे जितने ही लोग थे उनमें से ज्यादातर के पास केवल हेवन टायर की कल्टीवेशन टेक्निक थी। और जब उन्होंने मैन क्लास कल्टीवेशन टेक्निक को देखा तो वो थोड़ी सी जेलसी फील कर रहे होते हैं। हालांकि तभी ब्रदर सॉन्ग कहते हैं कि सब लोग मेरी बात सुनो। इस टाइम पे सभी लोग ब्रदर सॉन्ग की बात सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इस कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना था। तभी वो बताते हैं कि विस्वेलिंग विंड टेक्निक लो लेवल मैन क्लास डू टेक्निक है, कल्टीवेशन टेक्निक है और ये सिर्फ विंड एट्रीब्यूट वालों के लिए ही काफी अच्छी है। इसकी हेल्प से कोई भी हवा और क्लाउड के बीच से निकलने में कैपेबल होगा। साथ ही साथ एक बार इसमें एक्सपर्ट हो जाने के बाद आप और हेवन और अर्थ के बीच में एयर और क्लाउड्स को कंट्रोल भी कर पाएंगे। आखिरकार मोटे तौर पर इसके बारे में समझने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वो एक दूसरे को धमकी भी दे रहे होते हैं इस कल्टीवेशन टेक्निक को हासिल करने के लिए। आखिरकार ये मैन क्लास डू टेक्निक जो होने वाली थी और उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में ऑक्शन हाउस में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जिसका मतलब था कि उनके 50,000 स्पिरिट कॉइन बिल्कुल भी बेकार नहीं गए थे। वो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि यह टेक्निक तो मैं ही लूंगा, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तभी एक और ओल्ड मैन कहता है, ये मेरे ग्रैंडसन के लिए सबसे अच्छा है, इसे तो मैं ही लूंगा। और वो अपनी अपनी सेकियां बगाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ब्रदर सॉन्ग कहते हैं, आराम से, आप लोगों को यहाँ आपस में लड़ने की बजाय रूल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और इसी के बराबर पावरफुल किसी चीज से आपको इसे एक्सचेंज करना चाहिए। तो अब नीलामी शुरू होती है। उनके इतना कहने के बाद ही गोलियां लगना अचानक से स्टार्ट हो जाती हैं और सभी लोग अपनी अपनी पावरफुल डू स्किल के साथ इसे एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं। आखिरकार एक बहुत खतरनाक कंपटीशन के बाद ये फीलिंग विंड टेक्निक एक बड़े क्लेन के वॉरियर के हाथ में आ जाती है और साथ ही साथ उसने इसके लिए कीमत भी बहुत बड़ी चुकाई होती है। और इसकी कीमत विस्पिलिंग विंड टेक्निक से भी काफी ज्यादा थी, जिसका मतलब था कि उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे जियोयान भी वीआईपी रूम से इस तरीके से चल रही नीलामी को देखकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होता है और स्माइल कर रहा होता है। साथ ही साथ वो ब्रदर सॉन्ग के तरीके को देखकर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। हालांकि वहाँ पे एक और ओल्ड मैन भी होते हैं जो कि इस ऑक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तभी जियोन उनके बारे में पूछता है तो लुओजिन बताता है कि इन्हें एल्डर चेन तियान यू कहते हैं, जो कि इस ऑक्शन हाउस के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं और उन्हें खासकर यहाँ पे आपके लिए ही इनवाइट किया गया है।
जिस पे जियोन उसका बहुत बहुत धन्यवाद कहता है तो लुओजिन भी अपना सिर हिला देता है। इसके बाद जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं जानता हूँ कि तुम कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि मेरे फिफ्थ ग्रैंडफादर भी तो ये जानते हैं। वो बस इतना है कि वो आपसे कभी कहते नहीं है। अगर तुम मुझे धन्यवाद कहना ही चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे फ्यूचर में एक हेल्प करनी होगी। आखिरकार हम एक फ्रेंड तो हैं। तभी जुआन कहता है नहीं। ये सुनकर लियोजिन आखिरकार अचानक से शॉक हो जाता है। तभी जुआन कहता है हमें फ्रेंड नहीं हमें भाई होना चाहिए। लियोजिन जो कि जुआन की बात सुनकर हैरान था, अचानक से पूरे सेंटेंस को सुनकर स्माइल कर देता है। एक तरफ जहां ऑक्शन हाउस में ऑक्शन काफी अच्छी तरीके से चल रहा होता है, वहीं पे वीआईपी रूम में मोडी और मुहान काफी उदास बैठे हुए होते हैं, कई की क्योंकि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर के बाद भी उन्हें वीआईपी रूम के अंदर एक जेल की तरह ही बंद कर दिया गया था, जहां पे वो किसी भी चीज को सेंस नहीं कर सकते थे। इसीलिए मुहान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी सभी डू स्किल्स और पावर को चेक करके देख लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मुहान आखिरकार अपने डुई की पावर से एक पिलर को क्रिएट करता है और तुरंत ही उस गेट पर मार देता है, जिससे वो गेट तुरंत ही टुकड़ों में बदल जाता है। और इसके बाद बाहर खड़े अटेंडेंट से वो कहता है इस ऑक्शन हाउस का वो पर्सन कहाँ है, उसे मेरे पास लेकर आओ। वो वेटर जैसे ये सुनता है तो तुरंत ही आनंद फानन में खुद को संभाल कर वहां से निकल जाता है और जाने से पहले वो पूछता है कि आपके पास क्या कुछ कहने के लिए है, मैं उन्हें जाकर क्या कहूँ। तभी मुहान उस वेटर की तरफ देखता है और काफी ज्यादा गुस्से में उसे देख रहा होता है। तभी वो कहता है तुम वो नहीं हो जो हमें यहाँ पर लेके आया था, आखिरकार वो बदमाश कहाँ पर है। और इतना बोलने के बाद ही वो अचानक से और भी ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि सेंस कर लिया था कि ये वो नहीं था जो उन्हें यहाँ तक लेकर आया था। मोहन को इतने गुस्से में देखकर वो जो बेटर होता है काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी मोहन गुस्से में उस बेटर के सिर को पकड़कर उसे सीधा ही वीआईपी रूम की दीवार में पटक देता है, जिससे वो दीवार भी टूट जाती है। इतने बड़े हंगामे को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, यहाँ तक कि जोयान और लुओजिन को भी इसका पता चल गया था। तभी जोयान कहता है कि आखिरकार क्या गलत है, ये अब और कौन सी प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। तभी लुओजिन कहता है कि लगता है वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तभी जुआन कहता है कि क्या इसे डर नहीं है, हेवनली क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तभी लुओजिन भी कहता है हाँ हाँ बेशक उसे पता होना चाहिए कि हेवनली क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितना ज्यादा खतरनाक है, और उसकी पावर ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर उन्हें भड़का सके। यहाँ तक कि हेवनली क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नजर में 3 मास्टर रैंक का कोई भी कुछ भी नहीं के बराबर है। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिरकार लुओजिन को हेवनली क्लाउड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में इतना कैसे पता है। इसीलिए जोयान उससे पूछता है, जिस पे लुओजिन कहता है मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। इस टाइम पे मुहान के पास ब्रदर सॉन्ग गैंग भी पहले ही आ चुके थे और नीलामी को पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुहान की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो यह ऑक्शन हाउस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ब्रदर सॉन्ग यहाँ पे कहते हैं कि मास्टर म्यू मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं आपको मास्टर म्यू से कहकर बुला रहा हूँ, लेकिन आपके इस बिहेवियर ने हमें ऐसा फील कराया है जैसे कि हमारे नीलामी घर की कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। इस टाइम पे ब्रदर सॉन्ग के वर्ड भी काफी ज्यादा कोल्ड थे और वो बिल्कुल भी पोलाइटली बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी ब्रदर सॉन्ग की बात को सुनकर मुहान चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे बात करना चाहते हो? तुम कहते हो कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो और फिर मेरे खिलाफ जा रहे हो। क्योंकि अब तुम मेरी पावर देखना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें इसे जरूर टेस्ट करने दूंगा। और इतना कहने के बाद वो तुरंत अपना एक पंचा क्रिएट करके ब्रदर सॉन्ग की तरफ बढ़ा देता है। वो यहाँ पे सभी को डराने के लिए अपनी पावर को शो करके दिखाना चाहता था कि कोई भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मुहान की बात को सुनकर ब्रदर सॉन्ग कहते हैं कि इस ऑक्शन हाउस का रूल है कि कोई भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकता, भले ही आप 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर क्यों ना हो, आप भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि आप मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और इसके बाद मुहान के अटैक की तरफ ब्रदर सॉन्ग अपना भी अटैक बढ़ा देते हैं, और जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं तो एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जिससे पूरा ऑक्शन हाउस कांपने लगता है। और इसके बाद ब्रदर सॉन्ग सीधा ही पीछे की तरफ उड़ते हुए जाते हैं और एक वीआईपी रूम की दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। हालांकि तभी म्यूहान रुकता नहीं और तुरंत ही एक और अटैक को चार्ज करके ब्रदर सॉन्ग की चेस्ट की तरफ फिर से अटैक कर देता है। हालांकि वो अटैक ब्रदर सॉन्ग से टकरा पाता कि तभी एल्डर जुआन वहां पे अपेयर होकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी काफी ज्यादा डुई का यूज करना पड़ा था और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पीछे भी चले गए थे। साथ ही साथ उनके मुंह से कोने से ब्लड के निशान भी निकल रहे थे। हालांकि तभी एल्डर जुआन कहते हैं मास्टर म्यू मुझे लगता है कि आप पहले ही अपने अटैक को कर चुके हैं और अपना गुस्सा भी निकाल चुके हैं, तो मैं अब आपसे यही कहूंगा कि इस ऑक्शन हाउस को कंटिन्यू रहने दिया जाए।
जिसपे मास्टर म्यू भी कहते हैं ठीक है, क्योंकि आप यहाँ इंटरफेयर करते हैं तो मैं आज के मामले को जाने दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसे अब समझ में आ गया होगा कि 8 स्टार हाफ मार्शल और 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के बीच में कितना डिफरेंस होता है। मास्टर म्यू ने एल्डर जुआन के ऑरे को बिल्कुल भी फील नहीं किया था, क्योंकि वो स्पिरिट फॉर्मेशन के अंदर थे, वरना वो कभी भी अटैक नहीं करता, क्योंकि वो कल भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो, वो हिडन क्लाउड पवेलियन के साथ फाइट नहीं ले सकता था। और अब क्योंकि एल्डर जुआन वहां पर आ चुके थे, इसीलिए उसने अटैक करना बंद कर दिया था। तभी एल्डर जुआन कहते हैं ये अच्छा है, हालांकि टीचर म्यू आपको इस ओल्ड मैन को चेहरा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत है। मैं तो बस यही कहना चाहता था कि मेरे मास्टर और इस मामले को छोड़ दें। एल्डर जुआन के ये वर्ड सुन के मुहान और बाकी सभी लोग यानी कि यान बिंग मोडी तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ही सुना हिडन क्लाउड पवेलियन के मास्टर, वो काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। हालांकि जहाँ पे ये तीनों लोग सोच रहे थे, वहीं पे एल्डर जुआन तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उससे एक चमकदार जेट फैन को निकालते हैं, जो कि लुओ जिन का फैन होता है। एल्डर जुआन के हाथ में उस फैन को देखकर म्यूहान और सभी लोग तुरंत ही पीले पड़ जाते हैं और काफी ज्यादा सीरियस भी थे। इस टाइम पे वो सीरियस एल्डर जुआन को देखकर नहीं थे, बल्कि उनके हाथ में उस फैन को देखकर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हिडन क्लाउड पवेलियन के जो ओनर हैं वो एक डाउडी लेवल पर हैं, और इस टाइम पे हिडन क्लाउड पवेलियन की पावर सभी को पता थी, क्योंकि इस डाउडी लेवल के वॉरियर का सपोर्ट जो था। हालांकि हिडन क्लाउड पवेलियन की पावर किसी को भी नहीं पता था कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये पहले ही काफी था कि अगर उनके पास एक डाउडी है तो वो यहाँ पे उन्हें हराने के लिए काफी था। तभी यान बिंग भी पीछे से कहता है कि जेड व्हाइट फैन, मुझे ये मत बताओ कि वो वापस आ गया है। तभी ओल्ड डेमन हु कहता है लेकिन वो आदमी तो दूसरे एरिया में गया था, वो भला यहाँ पर क्यों आएगा। इस टाइम पे मोडी, यानबिंग, ओल्ड डेमन हु यूनियन पवेलियन के उस पर्सन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी मोडी को भी यूनियन पवेलियन का वो दिन याद आने लगता है जिस दिन वो यूनियन पवेलियन के अंदर या कि हिडन क्लाउड पवेलियन के अंदर गया था और वो रैंक 2 का अल्केमिस्ट था। उस दिन उसने एल्डर जुआन और जोयान को देखा था। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में थे। तब मोडी ने उनसे पूछा था तो एल्डर जुआन ने उसे बताया था कि जियोयान को वो हिडन क्लाउड पवेलियन के मास्टर से मिलाने के लिए ले जा रहा है। हालांकि तब उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे इस बात पर भरोसा हो रहा था। जब म्यूहान और बाकी सभी लोग भी मोडी की बात को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि जियोन हिडन क्लाउड पवेलियन में शामिल हो चुका है, और ये जानने के बाद तो म्यूहान की हार्ट बीट भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ऑक्शन इतना ज्यादा इजी नहीं है जितना उसे लग रहा था। इसीलिए वो खुद से ही सोचने लगता है कि आखिरकार इतने सारे लोग इस बच्चे की हेल्प क्यों कर रहे हैं। हालांकि मास्टर म्यू यहाँ पे काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है कि तभी एल्डर जुआन कहते हैं मास्टर म्यू आपको मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मुझे पता है कि आप भी यहाँ पे वाइड इनविटेशन पूल के लिए आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अब वापस जा सकते हैं और वेट कर सकते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही ब्रदर सॉन्ग गैंग को अपने पास खींच लेते हैं और वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी मास्टर म्यू कहते हैं कि रुको। हालांकि तभी उन्हें फील होता है कि उन्होंने काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट वे में ऐसा कहा, इसीलिए वो तुरंत ही एल्डर जुआन को देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं ब्रदर जुआन कृपया थोड़ी देर रुकें, मुझे पता है कि ओल्ड मैन ने गलती की है, इसे मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों मुझे माफ कर सकते हैं। तभी एल्डर जुआन भी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं मास्टर म्यू आपको बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वही बोलो जो आपको कहना है। एल्डर जुआन के सीधे वर्ड को सुनकर म्यूहान काफी ज्यादा अजीब तरीके से स्माइल करता है और इसके बाद उनसे कहता है ब्रदर जुआन, मैंने आपके मास्टर को काफी लॉन्ग टाइम से नहीं देखा, हालांकि मैंने सिर्फ उनकी तारीफें सुनी हैं, तो क्या आज मैं उनसे मिल सकता हूँ। हालांकि तभी एल्डर जुआन कहते हैं मुझे डर है कि ऐसा संभव है मास्टर म्यू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो मास्टर है वो हमेशा ही किसी अलग ही जगह पर रहते हैं और वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता, उन्हें देखना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं तो वो आपसे खुद मिलेंगे, ये आपकी मर्जी में नहीं है कि आप उनसे मिल सकें। इसके बाद एल्डर जुआन कहते हैं इस टाइम पे वो सिर्फ यान जियो से ही मिल सकते हैं। तभी मास्टर म्यू तुरंत ही कहते हैं अगर ऐसा है तो भाई जुआन मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आखिरकार आपके मास्टर ऐसे पावरफुल पर्सन हैं जिनके डिसीजन को हम और आप चेंज नहीं कर सकते। जिस पे एल्डर जुआन कहते हैं तो ठीक है मास्टर म्यू आप इस रूम के अंदर बैठ सकते हैं और हम अब यहाँ से जाते हैं। और इतना कहने के बाद वो ब्रदर सॉन्ग को पकड़कर उस वीआईपी रूम से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि वो अभी गेट के बाहर निकले ही थे कि तभी म्यूहान उन्हें रोकते हुए कहता है ब्रदर जुआन कृपया मेरी प्रतीक्षा करें, जिसके कारण वो दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं और इस बार वो काफी ज्यादा शक भरी नजरों से देख रहे होते हैं कि आखिरकार इसकी क्या स्ट्रेटजी है। हालांकि तभी म्यूहान उनकी तरफ आगे बढ़कर अपने हाथ को बढ़ाता है जिसमें 2 मेडिसिनल पिल आ जाती हैं और वो उन दोनों को दे देता है।
और कहता है ब्रदर जुआन ये आपके लिए और ब्रदर सॉन्ग ये आपके लिए। तभी ब्रदर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर कौन है, और इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाया होता है जिसके कारण आसपास की पूरी जगह कांप गई होती है। हालांकि मास्टर में उससे फेस इंप्रेशन को चेंज नहीं करते और स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे पता है कि आप दोनों घायल हो गए हैं, इसीलिए ये दोनों एम्परर टीयर की पिल मैं आप दोनों को मुआवजे के तौर पर दे रहा हूँ। हालांकि तभी एल्डर जॉन स्माइल करते हुए उनसे वो पिल ले लेते हैं और अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेते हैं, और इसके बाद वो उस रूम की तरफ चले जाते हैं जहाँ पास लुओजिन और जोयान थे। ब्रदर सॉन्ग और जुआन को गायब होते देखकर म्यूहान के चेहरे पे जो स्माइल थी वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और इसके बाद वो अपनी नजर से मोडी की तरफ देखता है तो मोडी अचानक से कांपने लगता है। आसपास जो फर्नीचर थे वो भी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उसने मुझे क्या कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इस टाइम पे उसका गुस्सा फूट पड़ा था जिसे वो काफी लॉन्ग टाइम से दबा रहा था। ये देखकर यान बिंग और बाकी लोग भी काफी ज्यादा शॉक थे। जैसे वीआईपी रूम में एल्डर जुआन और ब्रदर सॉन्ग प्रेजेंट होते हैं तो लुओजिन उन्हें देखकर तुरंत ही कहता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसने देखा था कि एल्डर जुआन के मुंह में खून का एक निशान है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है कि क्या आप दोनों घायल हो गए हो। ये सुनकर एल्डर जुआन तुरंत ही स्माइल करते हैं और इसके बाद अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं ये ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी ही चोट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें जो प्रॉफिट मिला है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग को घुमाते हैं जिससे दो पिल्स निकल के तुरंत ही सामने आ जाती हैं। जुआन तुरंत ही उन्हें देखकर जान जाता है कि ये एम्परर लेवल की पिल हैं। तभी एल्डर जुआन कहते हैं ये उन दो अटैक का मुआवजा है। ये देखकर जियोयान और लुओजिन समझ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि मुहान इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में भी होगा। जियोयान जानता था कि म्यूहान यहाँ पे इस ऑक्शन हाउस को कंटिन्यू नहीं रहने देना चाहता है और बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पास हिडन क्लाउड पवेलियन के मास्टर अपेयर हो जाएंगे। तभी एल्डर जुआन कहते हैं म्यूहान को अब पता है कि यहाँ पे हिडन क्लाउड पवेलियन के मास्टर है, इसीलिए वो कभी भी छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उनकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। और ये सब हमारे यंग मास्टर के कारण ही हुआ है, क्योंकि आखिरकार ये उन्हीं का प्लान था। जिसके बाद एल्डर जुआन तुरंत ही काफी ज्यादा प्राउडफुली लियोजिन को देखते हैं और इसके बाद स्माइल करते हैं। और आखिरकार इस घटना और इस इंसिडेंस के बाद कुछ दिनों तक कंटिन्यू ऑक्शन हाउस चलता रहा और यहाँ पे किसी ने भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। चीजें बेची जा रही थी और लोग उसकी अच्छी कीमत भी लगा रहे थे। अब तक जो पूरा ऑक्शन हाउस था वो भी खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पे काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर अभी भी आए थे, जिसके कारण जो ऑक्शन हाउस को प्रॉफिट हुआ था वो काफी ज्यादा था और ये आधे साल की कमाई के बराबर हो गया था। इस टाइम पे ऑक्शन भी अभी तक कंटिन्यू था और साथ ही साथ जोयान ने ब्रदर सॉन्ग को जो स्टोरेज रिंग दी थी अभी भी उसमें एक तिहाई सामान बाकी था। एक बार जब ये सभी चीजें बेची जाएंगी तो नहीं पता था कि आखिरकार इसकी कीमत कितनी होने वाली थी। अब तक लगभग 5 दिन बीत चुके थे और इस टाइम पे जोयान और लुओजिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और लगभग 6वें दिन के टाइम ही अब केवल एक ही वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल बचा था। बाकियों को 5 दिन में बेच दिया गया था। हालांकि अभी भी नहीं पता था कि ये लास्ट वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल किसके पास जाने वाला होगा। हालांकि वीआईपी रूम के अंदर वो 4 लोग जो कि ऑब्वियसली म्यूहान का ग्रुप था, उन्होंने शुरू से लास्ट तक किसी भी चीज की कोई भी बोली नहीं लगाई थी। और लगभग 6 दिन तक इस ऑक्शन हाउस में जोयान ने जो भी चीजें दी थी लगभग उन सभी को नीलाम कर दिया गया था। और जोयान की स्टोरेज रिंग में लास्ट वाइल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल बचा था। अब क्योंकि ये लास्ट पीस होने वाला था तो इसके लिए ऑक्शन हाउस में काफी ज्यादा हड़बड़ी मची हुई थी और काफी लोग इसे पाना भी चाहते थे, क्योंकि 5 पहले ही बेच दिए गए थे और सच में यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि वो 5 किनके पास है, क्योंकि इन्हें काफी ज्यादा हाइड और सीक्रेट रखा गया था। और अगर वो ये लास्ट इनविटेशन पूल को हासिल नहीं करते हैं तो फिर ये उनके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि तभी ओल्ड हाउस में ऑक्शन हाउस में वो ओल्ड मैन कहते हैं क्योंकि ये अब लास्ट पीस है तो इसकी कीमत पहले ही बहुत अधिक हो गई है, अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि ये आप में से किसका होगा। और इसके बाद वो तुरंत ही एक सिल्वर कार्ड को निकाल कर सबके सामने अपेयर करता है। जैसे ही सभी लोग उस लास्ट वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल को देखते हैं तो हंगामा मचाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि ये क्योंकि इस ऑक्शन हाउस की लास्ट चीज होने वाली है तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए बोली लगाने वाले हैं। हालांकि जैसे ही वो बात अपनी पूरी करते हैं तभी उस वीआईपी रूम से कुछ ह्यूमन फिगर्स निकलती हैं जो कि मोडी, मुहान और यानबिंग जैसे ग्रुप होते हैं, क्योंकि उन्हें ये इनविटेशन पूल किसी भी हालत में चाहिए था। हालांकि उन्हें यहाँ पे पता था कि यूनियन यानी कि हिडन क्लाउड पवेलियन के मास्टर हैं, फिर भी उन्हें इस भीड़ को डराने के लिए यहाँ पे आना पड़ा था।
ऑक्शन हाउस में वो ओल्ड मैन जैसे ही म्यूहान और बाकी लोगों को देखता है तो वो अपनी भौहों को चढ़ा लेता है। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए वो उन्हें इग्नोर कर देता है। और इसके बाद कहता है सब लोग कोई भी इसके लिए अपनी बोली लगा सकता है। आप में से किसी को एक दूसरे को धमकी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ऑक्शन हाउस के रूल अच्छे से पता होंगे। अगर किसी को ऐसा करते पाया गया तो उसे इस ऑक्शन हाउस के बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता है। हालांकि ये रूल सबको पहले ही पता था, लेकिन ओल्ड मैन ने जैसे ही देखा कि म्यूहान यहाँ पे आया था तो उसने इसे दोहरा दिया था। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन कहता है क्योंकि आपको इस चीज के लिए किसी चीज का ही एक्सचेंज करना होगा, तो इस वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल का ओनर चाहता है कि इसके लिए उन्हें एक एम्परर ग्रेड के पिल का फॉर्मूला दिया जाए। इसके अलावा इसे किसी और चीज के साथ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। ओल्ड मैन की बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाफ मार्शल एम्परर लेवल के ही वॉरियर थे और उनमें से बहुत कम ही एल्केमिस्ट थे। और अगर उनमें एल्केमिस्ट थे भी तो वो रैंक 9 के ही थे। तो भला उनके पास एक टीआर एम्परर लेवल का पिल फॉर्मूला कहाँ से हो सकता था? क्योंकि अब जो यार ने इसे पिल के लिए एक्सचेंज करना था तो काफी सारे लोग पहले ही उदास हो चुके थे, क्योंकि उनके पास तो अब चांस ही नहीं था। तभी उस ऑक्शन हाउस में जो कि किनारे खड़ा हुआ एक पर्सन मोडी था, काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। वो ओल्ड मैन जब अपनी बात को पूरा कर लेता है तो आसपास देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि ये लाइट इनविटेशन पूल है तो इसकी नीलामी अब स्टार्ट होती है। हालांकि भले ही इसके लिए एक टीयर एम्परर लेवल के पिल के फॉर्मूले की मांग हो, काफी सारे हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर अभी भी एक्साइटेड थे और वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रीडिंग को चेक करते हैं कि शायद इसमें कोई एम्परर ग्रेड के पिल के फॉर्मूले उन्हें मिल जाएं। हालांकि उन्हें पता था कि एम्परर ग्रेड के पिल का फॉर्मूला कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इस इनविटेशन पूल के लिए वो किसी भी चीज को दांव में लगा सकते थे। इस टाइम पे यानविंग और ओल्ड डेमन भी काफी ज्यादा टेंशन फ्री दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मामला मुहान और मोडी के बीच का है, क्योंकि वो तो एल्केमिस्ट थे ही नहीं, यहाँ पे एल्केमिस्ट मुहान और मोडी ही थे। तभी वो ओल्ड मैन भी आसपास देखता है कि कोई बोली आखिरकार क्यों नहीं लगा रहा। हालांकि वो समझ गया था कि यहाँ पे काफी सारे लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं। तभी वो कहता है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आप उस पिल के फॉर्मूले को इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते। हालांकि आपको ये इनविटेशन पूल उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। आखिरकार पिल का फॉर्मूला आपके लिए पूरी तरीके से बेकार है, आपको तो जो यूजफुल है वो है पिल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार डी कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वो है पावर। अगर आपके पास पावर नहीं होगी तो आप मार दिए जाएंगे, फिर भले ही आपके पास कितनी सारी पिल क्यों ना हो और पिल के फॉर्मूले क्यों ना हो, वो सभी बेकार है। जैसे ही सभी लोग उस ओल्ड मैन की बात को सुनते हैं तो अचानक से वो सभी होश में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उस ओल्ड मैन ने जो कुछ भी कहा है वो काफी हद तक सही है। आखिरकार डी कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज यूजफुल थी वो थी केवल पावर। इसीलिए तभी एक आवाज आती है कि मैं एक एम्परर ग्रेड की बोली लगाता हूँ। तभी एक और वॉइस आती है कि मैं एक एम्परर ग्रेड स्पिरिट क्लोजिंग पिल की बोली लगाता हूँ। तभी दूसरा कहता है कि मैं दो एम्परर ग्रेड पिल की बोली लगाता हूँ। तभी एक कहता है कि मैं एक एम्परर ग्रेड पिल के स्क्रोल की बोली लगाता हूँ। देखते ही देखते जो वो ऑक्शन हाउस होता है अचानक से काफी ज्यादा गर्मा गर्म हो जाता है। आखिरकार वो लास्ट बॉयड इनविटेशन पूल सभी को चाहिए था, इसीलिए सभी लोग अपने अपने तुरुप के पत्ते निकालने लगे थे। इस टाइम पे सभी लोग जिसके पास जो भी पिल का फॉर्मूला था निकाल रहे होते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी मेडिसिनल पिल का भी यूज कर रहे होते हैं। इस टाइम पे काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के पास तो मोडी से भी ज्यादा काफी हाई रैंक की मेडिसिनल पिल थी, जो देखकर मोडी को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। आखिरकार ये कंपटीशन 4 घंटों तक चलता है, जहाँ पे एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए व्यक्ति 4 एम्परर ग्रेड मेडिसिनल पिल की बोली लगाकर जीत हासिल कर लेता है। मोदी ने अब तक कोई भी बोली नहीं लगाई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इस लास्ट इनविटेशन पूल को भी खो दिया हो। तभी वो ओल्ड मैन भी चारों तरफ देखता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मोदी अभी भी कोई भी बोली नहीं लगाएगा। तभी वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर कहती है, मैंने 4 एम्परर गेट की पिल की बोली लगाई है, मुझे लगता है कि कोई भी अब इससे ज्यादा बोली नहीं लगाने वाला है। हर किसी को पता था कि यहाँ पे उसने ब्लैक कलर का कपड़ा इसलिए पहना हुआ है ताकि वो अपनी पहचान को छिपा सके। वो व्यक्ति तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ, आखिरकार ये लास्ट लाइटिंग पूल मेरा होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने हाथ से 4 जेट की बोतल निकालता है, और इसके बाद वो एक लाइट में बदल कर तुरंत ही उस ओल्ड मैन के हाथ में चली जाती है। वो ओल्ड मैन जैसे ही उन 4 एम्परर ग्रेड की पिल को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा हाई थी। तभी वो ब्लैक कलर की फिगर कहती है कि ओल्ड मैन चलो अब अपना डिसीजन सुनाओ, और ये लास्ट इनविटेशन पूल मेरा है। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन तुरंत ही मोडी की तरफ देखता है तो मोडी अभी भी सीरियस था। वो अभी भी झिझक रहा था 4 एम्परर टीयर की पिल को देने के लिए।
क्योंकि उसके पास 4 एम्परर ग्रेड की पिल नहीं थी, लेकिन मोडी के पास इस टाइम पे एम्परर ग्रेड की पिल का फॉर्मूला था। आखिरकार एम्परर ग्रेड की जो पिल होती है वो काफी ज्यादा कीमती हो सकती है, लेकिन एम्परर ग्रेड के पिल के फॉर्मूले से ज्यादा नहीं। अगर मोडी उस चीज की कीमत लगाता तो हो सकता है कि उसे वो पिल का फॉर्मूला जियोयान को देना पड़ता, लेकिन उसे वॉइड लाइटिंग पूल मिल सकता था। और यही रीजन था कि वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए वो ह्यूमन फिगर कौन है। हालांकि मोडी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये जांचे कि ये ब्लैक कलर का फिगर कौन है। हालांकि जैसे ही वो ओल्ड मैन कहने के लिए तैयार होता है कि मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये लास्ट वाइड लाइटिंग इनविटेशन पूल निमंत्रण या पूल होगा, तभी एक वॉइस आती है कि रोको। और ये वॉइस मोडी की होती है जो कि उसे रोक देता है। मैं 2 एम्परर ग्रेड एलेक्जर पिल और एक एम्परर ग्रेड पिल के फॉर्मूले को निकालने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि एक एम्परर ग्रेड के पिल के फॉर्मूले की कीमत कितनी ज्यादा होती है। ये सुनकर वो ब्लैक कलर की फिगर कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं एक और एलेक्जर पिल को जोड़ दूंगा और मैं 5 एम्परर ग्रेड की पिल को यहाँ पे अनाउंस करता हूँ। इस टाइम पे मोडी फिर से घाटे पे चला गया होता है। उसने अंदाजा लगा लिया था कि इस ब्लैक कलर के फिगर को उसकी एम्परर लेवल की पिल की कोई भी परवाह नहीं है। इसलिए वो गुस्से में कहता है कि क्या इसे इसकी कीमत नहीं पता, क्या वो सच में एक वाइट लाइटिंग इनविटेशन पूल के लिए 5 एम्परर ग्रेड की पिल का एक्सचेंज करना चाहता है। तभी बोल्डमैन कहता है कि ये 5 एम्परर ग्रेड की पिल की कीमत लगाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो तभी मोडी कहता है मैं 4 एम्परर ग्रेड की पिल और एक एम्परर ग्रेड की पिल का फॉर्मूला निकालना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होना चाहिए। मोडी के पास प्रेजेंट टाइम पे इतने ही एम्परर ग्रेड की पिल होती हैं। यहाँ तक की बात थी मोडी के उस फॉर्मूले की, तो मोडी को वो फॉर्मूला पहले ही याद हो चुका था, तो वो इसकी कीमत लगा सकता था। जैसे ही मोडी की वॉइस सुनाई दी तो वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए फिगर तुरंत ही अपने नकाब के नीचे से स्माइल कर देती है और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है ठीक है फिर मुझे ये नहीं चाहिए। मोडी ने जब ये वर्ड सुना तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि वो ब्लैक कलर की फिगर इतनी जल्दी हार मान लेगा। ये देखकर मोडी तुरंत ही स्माइल कर देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने इस वर्ल्ड लाइटिंग इनविटेशन पूल को हासिल कर लिया और कोई भी उसका कंपटीशन नहीं कर सकता था। हालांकि तभी जब उसे उसकी कीमत याद आती है तो वो तुरंत ही उदास हो जाता है क्योंकि उसने 4 एम्परर ग्रेड की पिल और एक एम्परर ग्रेड के एलेक्जर फॉर्मूले की कीमत लगाई थी। मोडी को अच्छी तरीके से पता था कि एक एम्परर ग्रेड के पिल का फॉर्मूला और ये 4 पिल पहले ही वाइड लाइटिंग पूल से काफी ज्यादा अधिक कीमत है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या कोई और है जो इसके आगे कीमत बढ़ाना चाहता हो। हालांकि तभी कोई भी कीमत नहीं लगाता तो वो ओल्ड मैन तुरंत ही अनाउंस करते हुए कहता है लास्ट वाइड इनविटेशन पूल को मास्टर मोडी को दिया जाता है। ये इस तरीके से सीक्रेटली दे रहे थे और सीक्रेटली देने के चक्कर में इन्होंने पूरी नीलामी 5 दिन की सीक्रेट में कर दी। हालांकि यहाँ पे ऑक्शन हाउस में चीजों को हाइड रखने की बात थी, लेकिन मोडी ने यहाँ खुलकर बोली लगाई थी जिसके कारण उसे सब कोई पहचान गया था। तो अब इस चीज को गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं थी। जहाँ तक उसे छीनने की बात थी तो स्वाभाविक तौर पर यह बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था। इसीलिए आसपास के सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इस टाइम पे सभी लोग को यही लग रहा होता है कि मोदी सच में काफी ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसने जो कीमत लगाई है वो सच में काफी ज्यादा थी। आखिरकार मोदी रैंक 2 का ही एल्केमिस्ट था, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे खड़े हुए हर किसी को पता था कि ये कितनी ज्यादा कीमती है। और एक रैंक 2 के एल्केमिस्ट को भी इतना बड़ा कीमत चुकाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए सभी लोग मोदी को मजाक के तौर पर ले रहे होते हैं और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। यह सुनकर मोदी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आती है। मोडी को अच्छी तरीके से पता था कि वो एक या 2 एम्परर टीयर की पिल के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, लेकिन उस ब्लैक कलर की फिगर के कारण जिसे वो नहीं जानता था उसे इतनी ज्यादा कीमत लगानी पड़ गई थी। और इसीलिए मोडी काफी ज्यादा उदास भी होता है। तभी वो ब्लैक कलर का फिगर पीछे मुड़ता है और वहां से निकल जाता है। ये देखकर म्यूहान जो कि मोडी के बगल से खड़े हुए थे कहते हैं कि क्या इसे सच में लगता है कि ये भाग सकता है। आखिरकार ये एक 1 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर है। और इसके बाद वो तुरंत ही यान बेंग और ओल्ड डेमन हु को उसका पीछा करने के लिए भेज देते हैं। वो तुरंत ही कहते हैं कि उसे पहचानो और पता करो कि वो कौन है, साथ ही साथ आपको तब तक ऐसा कुछ नहीं करना है जब तक ये ऑक्शन हाउस के वो बाहर ना निकल जाए। तभी ओल्ड डेमन हु और यान बेंग तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। इसके बाद म्यूहान तुरंत ही मोडी की तरफ देखता है और एक मिस्टीरियस वे में स्माइल कर देता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है सब लोग, ये ऑक्शन हाउस पहले ही 6 दिनों से चल रहा है और मुझे विश्वास है कि पिछले 100 सालों में ये सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला ऑक्शन होना चाहिए। और इसके बाद वो लास्ट लाइटिंग पूल को मोडी को दे देता है।
और इसके बाद कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे आप सभी लोगों को काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, चाहे वो डू स्किल और डू क्यू मेथड या कि फिर कल्टीवेशन मेथड या नेचुरल ट्रेजर हो। तो आप सभी लोगों को इस ऑक्शन हाउस के ऑर्गेनाइजर को थैंक यू कहना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो जियोयान की तरफ देखता है और कहता है इसके लिए आपको हमारे मिस्टर यान जियो को थैंक यू कहना चाहिए। और उसका इतना कहने के बाद यान जियो की फिगर भी उसके बगल में धीरे धीरे अपेयर होती है और जियोयान सबके सामने अपेयर होता है, जिसके बाद सभी लोग जियान को थैंक यू कहते हैं और देख रहे होते हैं। तो चलिए ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे रिवर्थ का एपिसोड खत्म करके फ्लेम एम्परर का एपिसोड स्टार्ट करना है और उसे भी बनाकर आप लोग के लिए लाना है। वो एपिसोड आपको 10:30 तक मिल जाएगा। तो बाय बाय 3N फैमिली, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। तो उस एपिसोड का आप लोग वेट करिए। बाय बाय।